डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विज्ञान विषय का पेपर। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और जल्दी से तैयार कीजिए। आज हम आपके लिए फुल सॉल्यूशन यानी पेपर के साथ सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, जिसमें आप पा सकते हैं 75 में से 75 नंबर। चलिए तो पेपर को शुरू करते हैं और आप इनके आंसर ध्यानपूर्वक सुनते जाइए ताकि आप परीक्षा में अच्छे से लिख सकें और आपके अच्छे से मार्क्स आ सकें। आपको बढ़िया सुपर राइटिंग में लिखना। चलिए तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो इसमें बताना है न्यूनतम रिक्त स्थान। तो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है बच्चों आ यानी ठोस में। चलिए अगला प्रश्न है 2, न्यूनतम विसरण का गुण यानी सबसे कम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? तो सबसे कम विसरण का गुण पाया जाता है ठोस में। इसका भी आंसर आ सही है। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना होता है रासायनिक परिवर्तन। यदि मोमबत्ती का पिघलना होता है तो तब होता भौतिक परिवर्तन। चलिए अगला चौथा प्रश्न है, किसी परमाणु का केंद्रक होता है? तो किसी परमाणु का केंद्रक होता है आ यानी धनावेशित। चलिए अगला पांचवा प्रश्न है, कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो कोशिका के खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा छठवां, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। चलिए अगला प्रश्न है सातवां, कार का एसआई मात्रक। तो कार का एसआई मात्रक होता है जूल। चलिए अगला प्रश्न है कि एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यदि वस्तु एम द्रव्यमान की और भी वेग से गतिशील है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv²। यानी सा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 2। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला दूध 1, तो दूध 1 कैसा है? दूध होता है कोलाइड। इसमें हम भरेंगे कोलाइड विलयन है। चलिए अगला है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। चलिए तीसरा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? चैडविक ने। इसमें हम भर देंगे चैडविक। चलिए अगला है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कोशिका का मस्तिष्क बताना है। तो कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं हम किसको? केंद्रक को। यानी चौथे में भर देंगे हम केंद्रक। चलिए अगला हमारा पांचवा, एक निश्चित दिशा में यानी वेग को कहते हैं। तो कौन सा वेग को कहेंगे? तो एक निश्चित दिशा में क्या होगा? विस्थापन। तो हम 5 में भर देंगे विस्थापन। चलिए अगला हमारा छठवां, तो छठवां, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कैसा होता है? तो इसमें हम भर देंगे विपरीत। क्या भरेंगे हम? विपरीत। चलिए अगला हमारा कि कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है? तो बल गुणे होता है विस्थापन। अगला में भर देंगे, लास्ट में हम भरेंगे विस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियां का सही मिलान कीजिए। तो कॉलम का से कॉलम खा का मिलान करना है। यदि आप पेपर का पूरा तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप फुल पेपर हल करके आएंगे। चलिए तो पहला, जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है तन्यता। तन्यता किसमें गुण पाया जाता है? धातु का गुण होता है। तीसरा है आवोगाद्रो स्थिरांक यानी 6.022 × 10⁻23। और चौथा लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है आत्मघाती थैली। पांचवा जल का बहाव। जल का बहाव होता है जाइलम से। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। कड़कनाथ किसकी है? मुर्गी। वर्मी कंपोस्ट का लगाएंगे हम केंचुआ से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सा लिखना है? ठोस, द्रव और गैस। चलिए दूसरा, IUPAC का पूरा नाम लिखना है। तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए तीसरा है, बोरोन की संयोजकता होती है 3। इसमें भरेंगे 3।
चौथा, एपिथेलियम ऊतक का एक कार्य होता है। एपिथेलियम ऊतक का कार्य होता है शरीर की सुरक्षा। इसमें हम भर देंगे शरीर की सुरक्षा। चलिए अगला है हमारा, इसी में हम भर देंगे अवशोषण एवं श्रावण भी इसका कार्य होता है। चलिए वसा का संचय करने वाले ऊतक, इसमें भरेंगे हम एडिपोज ऊतक होता है। चलिए अगला हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला हमारा सामान्य मनुष्य की श्रव्यता कितनी होती है? तो सामान्य मनुष्य की जो श्रव्यता होती है वो होती है 20 dB। तो श्रव्यता प्राप्त होती है 20 dB से 80 dB। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो गर्म दिन शुष्क में कूलर ठंडा क्यों करता है? चलिए तो इसका आंसर है गर्म और शुष्क दिनों में कूलर ज़्यादा ठंडा करता है, क्योंकि बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। बाष्पीकरण की प्रक्रिया में पानी की ऊष्मा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जिससे तापमान कम हो जाता है और हवा ठंडी निकलती है। चलिए इसके अथवा का प्रश्न है, ठोस की अपेक्षा द्रवों का विसरण अधिक क्यों होता है? तो चलिए इसका आंसर है, तो ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 6वां, समांगी मिश्रण की परिभाषा दीजिए। चलिए तो इसका आंसर है कि जिस मिश्रण में सभी जगहों पर अवयवों का संगठन एक जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा होता है, उसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण। चलिए तो इसका उदाहरण चीनी का घोल और नमक का घोल। चलिए अगला प्रश्न, विषमांगी मिश्रण की परिभाषा दीजिए। तो चलिए विषमांगी, जिस मिश्रण के अलग अलग हिस्सों का संगठन अलग अलग होता है, जैसे किसी को घोला जाए तो उसका संगठन कैसा होगा? अलग अलग होगा, उसे कहते हैं विषमांगी। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा नमक और लोहा चूर्ण का मिश्रण। नमक और लोहा चूर्ण को मिलाएंगे तो अलग अलग दिखेगा। रेता और जल को मिलाएंगे तो भी कैसे दिखेगा? ये अलग अलग दिखेगा। चलिए हमारा प्रश्न है 7वां है कि रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण लिखना है। तो मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है और लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न है, इसके अथवा में है कोलाइडी कणों के 2 गुण लिखिए। कोलाइडी कणों के 2 गुण लिखना है। चलिए तो इसके जो 2 गुण हैं वो इस प्रकार हैं कि कोलाइडी कण स्थायी होते हैं। दूसरा है कोलाइडी के कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है 8वां, इसमें बताना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां बताना है। चलिए तो इनके परमाणु मॉडल की 2 कमियां हैं कि यह परमाणु मॉडल की स्थिरता को समझाने में असफल रहा, और दूसरा है यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। चलिए अगला प्रश्न है बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा लिखिए। तो हमें बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा लिखना है। तो परमाणु में, चलिए इसका आंसर है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के निश्चित वृत्ताकार पथ होते हैं जिन्हें कक्षा या शेल कहते हैं। हर कक्षा में जुड़ी ऊर्जा निश्चित होती है। चलिए अगला प्रश्न है 9वां, समस्थानिकों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, यदि वीडियो छोड़ दिया तो आपसे इसके आंसर नहीं बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग, यानी इसमें क्या लिखना है? उपयोग लिखना है। तो इसके उपयोग क्या है? चलिए तो इसके उपयोग हैं कि कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसका दूसरा है घेंगा रोग, यानी जो घेंगा रोग होता है इसके इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है समस्थानिक और संभारक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो समस्थान, यानी समस्थानिकों में क्या होता है? जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है, और संभारक में परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। चलिए इसका दूसरा अंतर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है और संभारक में
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं होता है। चलिए तीसरा है रासायनिक गुण समान होते हैं और संभारक में रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 10वां, जाइलम और फ्लोएम में कोई दो अंतर लिखिए। तो चलिए पहला हमारा जाइलम क्या करता है, यह जल और खनिज लवणों का संबंध करता है, जबकि फ्लोएम यह भोज्य पदार्थों का संबंध करता है। चलिए इसके बाद जाइलम इसके द्वारा क्रिया नीचे से ऊपर की होती है, यानी जाइलम क्या करता है, क्रिया नीचे से ऊपर की ओर जल को ले जाता है, जबकि फ्लोएम भोजन जो पत्ती ने भोजन बनाया उस भोजन को ऊपर से नीचे की तरफ लाता है। चलिए इसका तीसरा अंतर, जाइलम निर्जीव कोशिका होती है जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है हृदय पेशी के विशेष कार्य लिखिए। तो हृदय पेशी के विशेष कार्य लिखना है। तो हृदय पेशी, चलिए इसका आंसर है हृदय पेशी बिना थके हुए एक इनलय में लगातार सिकुड़ने और फैलने का कार्य करती है, और दूसरा कार्य इसका रक्त को शरीर से पंप करना भी इसका एक कार्य है। चलिए अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका और का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए तो अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। चलिए तो दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे कहते हैं विस्थापन। और दूरी अदिश राशि होता है जबकि विस्थापन सदिश राशि होता है। चौथा, इसके बाद तीसरा हमारा कि जो दूरी है, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा कि दैनिक जीवन में दो उदाहरण दीजिए गति के, यानी उदाहरण देते हुए गति को परिभाषित कीजिए। गति, तो चलिए गति इसका आंसर है यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन करती है तो वस्तु की अवस्था को गति कहते हैं। यानी गति, एक वस्तु स्थिर है दूसरी चल रही है तो हम कह सकते हैं वस्तु में गति हो रही है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल है, यानी जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन गति। जैसे छत के पंखे की गति, चक्के के पाटों की गति, लट्टू की गति आदि घूर्णन गति के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है। यदि हम पेड़ को हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? तो इसका आंसर लिखना है कि जड़त्व के कारण पत्तियां स्थिर रहने की कोशिश करती हैं। जैसे हम हिलाते हैं तो पत्तियां जड़त्व के कारण स्थिर रहने की कोशिश करती हैं, इसलिए पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम को लिखिए। तो न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम के मुताबिक किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे सूत्र के रूप में इस तरह लिखा जा सकता है, यानी F बराबर ma। चलिए अगला प्रश्न है कि मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप रुक क्यों जाती है। यदि कोई गेंद है मैदान में लुढ़कती है तो अपने आप क्यों रुक जाती है? तो आपने देखा होगा ज़मीन में घर्षण होती इसलिए वो रुक जाती। चलिए तो आंसर है मैदान में लुढ़कती हुई गेंद रुक जाती है क्योंकि घर्षण बल क्या लगता है उसमें, घर्षण बल के कारण गति के विपरीत बल लगता है। इस बल की वजह से गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि संतुलित बल और असंतुलित बल को परिभाषित कीजिए। हमें संतुलित बल और असंतुलित बल बताना है। तो चलिए यदि बल दोनों तरफ बल लगेंगे और इनका परिणामी बल का मान कितना हो, शून्य हो, तो उसे कहते हैं संतुलित बल। और यदि परिणामी बल का मान शून्य ना हो तो उसे कहते हैं असंतुलित बल। चलिए तो संतुलित बल वे बल होते हैं जिनका परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। वही असंतुलित बल वे बल होते हैं जिनका परिमाण बराबर नहीं होता और जो विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 15वां, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। यानी ब्रह्मांड में हर पिंड एक दूसरे पिंड को आकर्षित करता है, तो उनके बीच लगने वाला यह बल दोनों पिंडों के
तो जो दोनों पिंडों के यानी लगने वाला बल F बराबर दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा यह बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। यानी F बराबर होता है m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर g होता है कांस्टेंट, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। चलिए अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। तो क्या करना है, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। चलिए तो प्रश्न है, तो द्रव्यमान है किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो भार में किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से केंद्र को खींचती है उसे उसका भार कहते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, इससे वस्तु की जड़त्व की माप होती है। भार में इससे गुरुत्व बल की माप होती है। चलिए अब देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। इस द्रव्यमान इसकी माप साधारण तुला से करते हैं जबकि भार की माप कमानीदार तुला से करते हैं। भार का द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, भार का मात्रक न्यूटन है। चलिए अगला प्रश्न है, 16वां आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। तो आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था किसके लिए, तरल चीज़ों के लिए। यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, इसका सिद्धांत कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है यदि पानी में किसी वस्तु को डुबाएंगे तो पानी इस वस्तु पर एक बल ऊपर की तरफ लगाता है जिससे वस्तु जल में ना डूबे। तो वस्तु द्वारा जल द्वारा लगाया गया भार वस्तु के द्वारा लगाया गया भार के बराबर होता है, जिससे वस्तु जल पर तैरती रहती है। अर्थात किसी तरल में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है उतने द्रव के भार के बराबर होता है जितना द्रव वस्तु पर विस्थापित करता है। यही सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। अर्थात इसका आंसर है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है। इसकी वजह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से कम होता है। यानी सीधी भाषा में लिखेंगे हम कि इसका भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना कम लगता है। चलिए अगला, जंतु कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 17 का अथवा है पादप कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। चलिए अगला प्रश्न है 18वां, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा -1 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे -1 तक बढ़ाने में किया गया कार्य लिखिए। चलिए तो इसका हम लगाएंगे, वस्तु का भार कितना है 1500 kg और वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी u बराबर कितना 30 किलोमीटर और अंतिम वेग v बराबर है 60 किलोमीटर प्रति। चलिए तो इसका कार्य ज्ञात करते हैं। चलिए तो लिखते हैं, कार का प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग कितना है u बराबर हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा 1। तो हो जाएगा हमारा, इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 5/18 यानी बराबर में हो जाएगा हमारा 8.33 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अब देखते हैं हम कार का अंतिम वेग। तो इसी तरह से हम लगा लेंगे भी अंतिम वेग बराबर हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 60 × 5/18 तो बराबर हो जाएगा हमारा 16 इसको हम हल करेंगे तो 16.67 मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं हम कार की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, कार की
कार्य की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। चलिए तो इसका परिवर्तन आएगा हमारा, बराबर लिखेंगे हम 1/2 mv² माइनस 1/2 u²। अब देखते हैं किया गया कार्य। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद आ जाएगा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी 1/2 mv² माइनस u²। चलिए तो इसके बाद आ जाएगा हमारा 1/2 गुणे कितना था वजन 1500, और इसके बाद कोष्टक में रखेंगे हम 16.67 का वर्ग माइनस 8.33 का वर्ग। तो चलिए इसके बाद हमारा मान आ जाएगा, ये काट देंगे तो कितना बचेगा हमारा 750। कोष्टक में आएगा हमारा 2.77। चलिए इसको हम क्या करेंगे, वर्ग यानी गुणा करेंगे, तो जी आ जाएगा हमारा 2.77 200। चलिए सॉरी जी आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा कितना 277.88, और इसके बाद माइनस में आएगा हमारा 69.38। अब इसके बाद हम देखते हैं घटाएंगे इसका, तो घटाने के बाद आएगा हमारा 750 गुणा 208.5। तो चलिए हमारा नीचे आंसर जो कार्य होगा, यानी किया गया कार्य आ जाएगा हमारा 1.56375 जूल। इस तरह से हम आंसर लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन अथवा में कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के बारे में व्यंजक लिखिए। चलिए इसके बाद हमारा प्रश्न है 19वां कि अंतरा फसलीकरण के लाभ लिखिए। तो अंतरा फसलीकरण के लाभ हैं कि एक ही खेत में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं, यानी एक खेत में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। चलिए दूसरा है इससे फसल नष्ट होने का खतरा कम होता है, यानी एक फसल तो बचेगी कम से कम। दूसरा अलग अलग फसलें अलग अलग पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उत्पादन बढ़ता है। तीसरा मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। चौथा इससे उर्वरकों की जरूरत कम पड़ती है। चलिए अगला है मिट्टी में के पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। चलिए अगला फसल में पीड़क और खरपतवारों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 20वां। तो 20वां प्रश्न में हमें करना है कि निम्नलिखित युग्मक के आणविक द्रव्यमान लिखिए। चलिए तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो हमें ज्ञात करना है HCl। तो HCl का यानी H+Cl यानी पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। इस तरह से हो जाएगा हमारा 36.5 AMU। चलिए अब हम करते हैं दूसरा। तो दूसरा आपको क्या करना है कि उसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होगा, तो आप निकाल लेंगे। चलिए तो जल्दी से इनको याद कर लीजिए। दूसरा हमारा HNO3 यानी इसका निकलेगा हमारा H का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, N का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और O का होता है 16। तो हम करेंगे 16 × 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यानी 14 1 15 15 धन 16 3 48। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा कितना 8 5 13 की 3। चलिए नीचे लिखते हैं 8 5 13 की 3 हो जाएंगी और 4 1 5 और 6 63 AMU। चलिए अगला इसी तरह से आ जाएगा हमारा किसका यानी HNO3 यानी HNO2। अब आ जाएगा इसके बाद हमारा HNO2। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे केवल इसमें से 16 घटा देंगे यानी लगाएंगे। जो यहाँ पे हमने गुणा 3 का किया था, अब एक गुणा हम कर देंगे कितने का
2 का कर देंगे, तो यहाँ 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा, 16 दूनी 32, यहाँ पे लिखेंगे हम 32, तो हमारा 5 2 7 और 4 47। चलिए इसी तरह से हमारा अगला निकलेगा। अगला है हमारा CO2 का ज्ञात करना है। तो CO2 यानी CO2, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, O यानी ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 लगाता 2। चलिए तो हो जाएगा हमारा 12 धन 16 दूनी 32, इस तरह से हो जाएगा हमारा 44 EMU। चलिए इस तरह से आप हल कर लेंगे, जल्दी से तैयार कीजिए, आप वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। इसी तरह से आपको नेक्स्ट पेपर का हल भी दिखाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम लिखिए। तो CaCl2 का क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, और K2SO4 का हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, और सा यानी NaCl का हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। चलिए तीसरा यानी दा में आ जाएगा हमारा NaNO3, इसका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न है कि उषा 60 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेखीय पथ पर जाती है, वापस आती है, इस दौरान 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसका आंसर है, चलिए तो इसको हल करेंगे, यानी आने जाने में तो इसका क्या करना है, औसत चाल। तो जो औसत चाल होती है इसके बराबर हमें लिखना है कितना, यानी दूरी कितनी होगी, 90 90 180 मीटर, और समय 1 मिनट यानी 60 सेकंड, इसका भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड। अब ये तो हो गई औसत चाल, अब ज्ञात करना हम इसका औसत वेग। तो औसत वेग कितना होगा, वेग कितना है इसका 0, यानी विस्थापन ही नहीं है, तो विस्थापन 0 है, और 60 सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया था वो वापस आई तो विस्थापन कैसा हो गया, 0 हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाते हैं, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए तो हमें क्या करना, 80 किलोमीटर से घटकर कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को हमें पहले 80 को घटाना, इसमें मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 5/18 से करेंगे, तो इसका आ जाएगा हमारा कितना, यानी 22.22 मीटर प्रति सेकंड। चलिए दूसरा हमारा है 60 का, तो 60 में 5/18 का गुणा करेंगे, तो इसका भी आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, यानी 16.67 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करेंगे हम, त्वरण यानी A बराबर होता है हमारा V - U/T, तो इसके बाद हो जाएगा हमारा A बराबर हो जाएगा हमारा V - U/T। A बराबर हम लिखेंगे 16.67 - 22.22/5। तो इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद आ जाएगा हमारा, यानी A बराबर आ जाएगा 5.55/5, अर्थात आंसर 5 से काटेंगे तो A बराबर हो जाएगा 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पराश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। तो चलिए इसके उपयोग है, चिकित्सा में अल्ट्रासोनोग्राफी, दिल की दीवार की गतिविधि का पता लगाना, गर्भस्थ शिशु की तस्वीर लेना, आँख के ट्यूमर का पता लगाना। दूसरा, समुद्र की गहराई नापने में समुद्र यानी सोनार की मदद से समुद्र की गहराई मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है तो उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड है पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल कितनी है, V बराबर
346 मीटर प्रति सेकंड। चलिए, तो प्रतिध्वनि सुनने में लगा यानी समय टी बराबर कितना हो जाएगा 2 सेकंड। और ध्वनि की दूरी यानी ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी हो जाएगा कितना v गुणे टी, अर्थात हो जाएगा हमारा यानी 346 गुणे 2 बराबर हो जाएगा हमारा 692। कितना हो जाएगा हमारा 692 मीटर, यानी जो दूरी कितनी है वो 692 मीटर, यानी 2 सेकंड में ध्वनि के चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी दुगनी दूरी तय की है। अतः मनुष्य के बीच की दूरी दुगनी दूरी तय की है तो कितनी हो जाएगी, मनुष्य और चट्टान के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 692 बराबर हो जाएगा हमारा 346 मीटर, क्योंकि डबल दूरी तय की है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 346 मीटर। चलिए, तो आज आपका विज्ञान का पेपर सॉल्यूशन हो गया। आशा करते हैं कि आपका पेपर जो भी आप तैयार करें पूरा का पूरा पेपर आपसे बन जाए, जिसमें आप यानी 75/75 मार्क्स ला सकें। नेक्स्ट टाइम आपको इंग्लिश का पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही वीडियो को दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।